Hello students and welcome to the lecture. So students, as we know that हम बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं और ये जो है ये होने वाला है हमारा भाग 5 यानी बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये है हमारा पार्ट 5। इस लेक्चर में हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम उन सभी का सारांश देखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। So the disclaimer is like that. The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटाएं। आइए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र? कॉर्पोरेट्स, प्राथमिक डीलर, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण, भारत में निम्नलिखित संस्थाएं वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र। सबसे पहला, कॉर्पोरेट्स, स्थापित कंपनियां अपने अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीपी जारी कर सकती हैं। दूसरा, प्राथमिक डीलर, यह वह संस्थाएं हैं जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन करने के लिए अधिकृत किया गया है और यह भी सीपी जारी कर सकती है। तीसरा, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र और अन्य जैसे संस्थान भी सीपी जारी करने के लिए अनुमति रखते हैं, यानी उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट बैंकिंग का लाभ नहीं? उनके पास त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है, प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता मिलती है, उनके पास जोखिम विविधीकरण होता है, उपरोक्त सभी यूनिट बैंकिंग के लाभ हैं या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, उनके पास जोखिम विविधीकरण है। स्पष्टीकरण, यूनिट बैंकिंग एक बैंकिंग प्रणाली को संबोधित करता है जहां एकल बैंक बिना शाखाओं के एक स्थान से संचालित होता है। यहाँ विकल्पों का विवरण दिया गया है। पहला, उनके पास त्वरित निर्णय की क्षमता है। सही, यूनिट बैंकों में प्रबंधन की कम परतें होती हैं जिससे त्वरित निर्णय की प्रक्रिया संभव होती है। दूसरा, प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता मिलती है। सही, चूंकि यूनिट बैंक बिना शाखाओं के स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, स्थानीय प्रबंधन को संचालन पे अधिक स्वायत्तता मिलती है। उनके पास जोखिम विविधीकरण है, यूनिट बैंकिंग का लाभ नहीं है। यूनिट बैंक आमतौर पर अधिक जोखिम के संपर्क में होते हैं क्योंकि वह एकल स्थान से संचालित होते हैं और उनके पास अपने जोखिम को फैलाने के लिए शाखाओं का विविधीकृत पोर्टफोलियो नहीं होता है। डी, उपरोक्त सभी यूनिट बैंकिंग के लाभ हैं। गलत, क्योंकि विकल्प सी लाभ नहीं। ई, इनमें से कोई नहीं। गलत, क्योंकि विकल्प सी सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के बैंकिंग में संदर्भ में मिश्रित बैंकिंग क्या है? विकल्प है, जब बैंक वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियों को एक साथ करते हैं, जब बैंक थोक और खुदरा बैंकिंग गतिविधियों को एक साथ करते हैं, जब बैंक ऑफलाइन और ऑनलाइन बैंकिंग की गतिविधियों को एक साथ करते हैं, जब बैंक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग की गतिविधियों को एक साथ करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है ए, जब बैंक वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग गतिविधियों को एक साथ करते हैं। स्पष्टीकरण। मिश्रित बैंकिंग एक बैंकिंग मॉडल को संबोधित करता है जहां एक वित्तीय संस्थान वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग दोनों गतिविधियों में संलग्न होता है। वाणिज्यिक बैंकिंग आमतौर पर जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और अन्य व्यक्तियों और व्यवसाय को बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसमें बचत और चेकिंग खाते, व्यक्तिगत ऋण और बंधक जैसी सेवाएं शामिल हैं। निवेश बैंकिंग दूसरी ओर अंडरराइटिंग, विलय और अधिग्रहण की सुविधा और कंपनियों को स्टॉक और बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाने में मदद करने से संबंधित गतिविधियों को शामिल करता है। इन दोनों कार्यों को मिला के मिश्रित बैंक व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे अधिक व्यापार वित्तीय समाधान मिल सकते हैं। यह एकीकरण संस्थान के भीतर अधिक दक्षता और तालमेल की ओर ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में कहीं भी बैंकिंग का अर्थ है, पहला, ग्राहक किसी भी शाखा में नकद जमा निकासी कर सकता है जिससे उसका खाता नहीं है। ग्राहक किसी भी बैंक में नकद जमा निकासी कर सकता है जिसमें उसका खाता नहीं है। ग्राहक विदेशी बैंक में नकद जमा निकासी कर सकता है। ग्राहक सभी बिक्री बिंदुओं पर नकद जमा निकासी कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है, ग्राहक किसी भी शाखा में नकद जमा निकासी कर सकता है, ना कि केवल उस शाखा में जिससे उसका खाता है। स्पष्टीकरण। एनीवेयर बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा को संबोधित करता है जो ग्राहकों को उनके खातों तक पहुंचने और बैंक की किसी भी शाखा में लेन देन करने की अनुमति देते हैं, ना कि केवल उस शाखा में जहां उन्होंने अपना खाता खोला है। इसका मतलब है कि ग्राहक नकद जमा या निकासी कर सकते हैं और कई स्थानों से अन्य बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक सुविधा और लचीलापन मिलता है। अन्य विकल्प एनीवेयर बैंकिंग के सार को सही ढंग से नहीं दर्शाते, जो मुख्य रूप से एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में लेन देन करने की क्षमता पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का बैंकिंग क्रॉस सेलिंग में सबसे अधिक सहायक है? वर्चुअल बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को आंसर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, रिलेशनशिप बैंकिंग। स्पष्टीकरण। रिलेशनशिप बैंकिंग ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने, उनकी आवश्यकताओं को समझने और अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण क्रॉस सेलिंग के लिए अत्यधिक प्रभावी है, क्योंकि बैंक अतिरिक्त उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जो ग्राहक की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक का किसी ग्राहक के साथ मजबूत संबंध है जिसके पास एक बंधक है, तो वह संबंधित उत्पादों जैसे बीमा, निवेश के अवसर या सेवानिवृत्त खाते को अधिक आसानी से क्रॉस सेल कर सकता है। रिलेशनशिप बैंकिंग के माध्यम से स्थापित विश्वास और परिचितता बैंकों के लिए पूरक सेवाओं को पेश करना और बेचना आसान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकिंग में बैंक और उसके उपभोक्ताओं के बीच सीधे लेन देन का निष्पादन होता है? खुदरा बैंकिंग, सार्वभौमिक बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, खुदरा बैंकिंग। स्पष्टीकरण। खुदरा बैंकिंग का तात्पर्य व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से है, ना कि व्यवसाय या बड़े संस्थानों को। खुदरा बैंकिंग में ग्राहक सीधे बैंक के साथ जमा, निकासी, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे लेन देन कर सकते हैं। यह इंटरेक्शन अक्सर बैंक शाखाओं, एटीएम या उपभोक्ता बैंकिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर होता है। अन्य विकल्पों में विभिन्न बैंकिंग प्रथाएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन वे सीधे उपभोक्ता लेन देन पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं जितना कि खुदरा बैंकिंग करती है। जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग में व्यापक वित्तीय सेवाएं शामिल होती हैं, लेकिन यह उपभोक्ताओं के साथ सीधे इंटरकनेक्शन का संकेत नहीं देती। वर्चुअल बैंकिंग में ऑनलाइन सेवाएं शामिल होती हैं, लेकिन यह शब्द विशेष रूप से सीधे लेन देन को नहीं दर्शाता है। यूनिट बैंकिंग आमतौर पर एक एकल शाखा वाले बैंकिंग मॉडल को संबोधित करता है, लेकिन यह खुदरा बैंकिंग के रूप में सीधे लेन देन के निष्पादन पर जोर नहीं देता।
क्वेश्चन नंबर 7, एक वाणिज्यिक बैंक एक मध्यम अवधि नोट एमटीएन कार्यक्रम शुरू करेगी। ऋण प्रदान करना, धन जुटाना, इक्विटी बेचना, शेयर खरीदना या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है धन जुटाना। स्पष्टीकरण, मध्यम अवधि नोट कार्यक्रम एक वाणिज्यिक बैंक या किसी भी निगम के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने का तरीका है। एमटीएनएस ऋण उपकरण होते हैं जो जारीकर्ता को निवेशकों को नोट्स की पेशकश करने की अनुमति देते हैं, जिनकी परिपक्वता आमतौर पे 1 से 10 वर्षों के बीच होती है। एक एमटीएन कार्यक्रम शुरू करके बैंक इन नोट्स को जारी कर सकता है ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और इस प्रकार पूंजी जुटाई जा सके, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ऋण देना, परियोजनाओं का वित्त पोषण करना या तरलता में सुधार करना। अन्य विकल्प एमटीएन कार्यक्रम के उद्देश्य को सही ढंग से नहीं दर्शाते हैं। सबसे पहला, ऋण प्रदान करना। एमटीएन सीधे तौर पर ऋण प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि धन सुरक्षित करने के बारे में। दूसरा, इक्विटी बेचना और शेयर खरीदना। दोनों इक्विटी बाजार से संबंधित हैं जो ऋण बाजारों से अलग हैं जहां एमटीएनएस जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बेसल 3 का स्तंभ नहीं है? न्यूनतम पूंजी मानक, परिवेशी समीक्षा, बाजार अनुशासन, परिसंपत्तियों का समेकन या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, परिसंपत्तियों का समीकरण। स्पष्टीकरण, बासेल 3 एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियमन समुच्चय है जिसे बैंकिंग क्षेत्र के भीतर विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बैसल समिति द्वारा विकसित किया गया है। ये 3 मुख्य स्तंभों के चारों ओर बनाए गए हैं। पहला, न्यूनतम पूंजी मानक। यह स्तंभ बैंकों के लिए उच्च पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है ताकि वे नुकसान को अवशोषित कर सकें और आर्थिक मंदी के दौरान सॉल्वेंट बने रह सके। पर्यवेक्षी समीक्षा, यह स्तंभ बैंकों के लिए नियामक ढांचे पर केंद्रित है, पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के महत्व और बैंकों की पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने में पर्यवेक्षी प्राधिकरण की भूमिका पर जोर देता है। बाजार अनुशासन, यह स्तंभ पारदर्शिता और बाजार को प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे हितधारकों को सूचित निर्णय लेने और बैंकों को स्वस्थ प्रथाओं को बनाए रखने के लिए दबाव डालने की अनुमति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंक के स्वास्थ्य का थर्मामीटर है। यह बैंक की डैश का अनुपात है। पूंजी का जोखिम के साथ, जोखिम का पूंजी के साथ, पूंजी का संपत्तियों के साथ, पूंजी का देनदारियों के साथ या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पूंजी का उसके जोखिम के साथ। स्पष्टीकरण, पूंजी पर्याप्त अनुपात का उपयोग बैंक की वित्तीय शक्ति और स्थिरता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसे बैंक की पूंजी का उसके जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। सीएआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक एक उचित मात्रा में नुकसान को सहन कर सके और नियामकों द्वारा निर्धारित वैधानिक पूंजी आवश्यकताओं का पालन कर सके। पूंजी उन निधियों को सम्मिलित करती है जो संभावित नुकसान को कवर करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध होती है। जोखिम भारित परिसंपत्तियां विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के साथ जुड़े विभिन्न स्तरों के जोखिमों पर विचार करती है जो बैंक द्वारा रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जोखिम पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात की गणना में उपयोग किए जाते हैं? क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, के 1, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण, पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, जिसे पूंजी पर्याप्त अनुपात के रूप में भी माना जाता है,
इसका उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को उसके जोखिम के संबंध में आकलन करने के लिए किया जाता है। सीआरएआर की गणना में जिन जोखिमों पर विचार किया जाता है उनमें शामिल है क्रेडिट जोखिम, उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने के संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफलता के कारण हानि का जोखिम। यह जोखिम भारतीय संपत्तियों की गणना में एक प्रमुख घटक है। बाजार जोखिम, बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में हानि का जोखिम। इससे ब्याज दरों, इक्विटी कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों से संबंधित जोखिम शामिल है। परिचालन जोखिम, अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या भारी घटनाओं के परिणाम स्वरूप हानि का जोखिम। इस प्रकार के जोखिम को भी सीआरएआर की गणना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार किस वर्ष बेसल समिति ने बैंकों के लिए पूंजी समझौतों के साथ आया था? 1985, 1988, 1990, 1992 या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 1988। स्पष्टीकरण, बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति ने 1988 में पहला पूंजी समझौता पेश किया जिसे बेसल वन के नाम से जाना जाता है। इस ढांचे ने बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता के अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित की, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखें। बेसल एक ने बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को निर्धारित किया, मुख्य रूप से क्रेडिट जोखिम पर केंद्रित था। यह समझौता अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियम में एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बैंकों के बीच एक समान खेल का मैदान बनाना और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाना था। बाद के संशोधनों और अद्यतनों ने बेसल 2 और बेसल 3 के विकास का नेतृत्व किया, जिन्हें विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने वाले अधिक व्यापक ढांचे के रूप में पेश किया गया। इसलिए सही वर्ष 1988 है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा टीयर 1 पूंजी का हिस्सा नहीं है? जारी पूंजी, पूरी तरह से चुकता पूंजी, प्रकट भंडार, अप्रकट भंडार या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय आप सभी के पास है, फिर मैं उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है अप्रकाशित भंडार। स्पष्टीकरण, टीयर 1 पूंजी, जिसे मुख्य पूंजी के रूप में जाना जाता है, बैंक के सबसे विश्वसनीय वित्तीय संस्थानों से बनी होती है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है जारी पूंजी, कुल शेयरों की संख्या जो बैंकों द्वारा जारी की गई है, पूरी तरह से चुकता पूंजी, वह पूंजी जिसे शेयरधारकों ने पूरी तरह से चुकता कर दिया है और उसे टीयर 1 का हिस्सा माना जाता है। प्रकाशित भंडार, यह वह अर्जित लाभ और अन्य भंडार हैं जो वित्तीय विवरणों में प्रकाशित होते हैं। अप्रकाशित भंडार दूसरी ओर वह भंडार है जो बैंकों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए जाते हैं। इन्हें आमतौर पर टीयर 1 पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इन्हें पारदर्शिता की कमी होती है और यह बैंक की वास्तविक पूंजी स्थिति के बारे में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आरबीआई एक विस्तारवादी खुले बाजार संचालन नीति अपनाता है तो इसका मतलब है कि गैर सरकारी धारकों से प्रतिभूति खरीदना, खुले बाजार में प्रतिभूति बेचेगा, वाणिज्यिक बैंकों को खुले बाजार में अधिक ऋण की पेशकश करेगा, खुले तौर पर बाजार की घोषणा करेगा, वह ऋण का विस्तार करने का इरादा रखता है या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, वाणिज्यिक बैंकों को खुले बाजार में अधिक ऋण प्रदान करेगा। स्पष्टीकरण, जब भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी खुले बाजार संचालन नीति अपनाता है तो इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति को बढ़ावा देना होता है, जबकि बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदना एक सामान्य तरीका है। वाणिज्यिक बैंकों को खुले बाजार में अधिक ऋण प्रदान करना भी विस्तारवादी नीति का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। अधिक ऋण प्रदान करना, वाणिज्यिक बैंकों को अधिक ऋण प्रदान करके आरबीआई उन्हें व्यवसाय और उपभोक्ताओं को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह रेपो ऑपरेशन जैसे तंत्रों के माध्यम से किया जाता है, जहां बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में प्रदान करके आरबीआई से पैसे उधार ले सकता है। बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता बैंकों को अपने ऋण देने की गतिविधियों का विस्तार करने की अनुमति देती है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। तरलता बढ़ाना, जब आरबीआई अधिक ऋण प्रदान करता है तो यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालता है। इसका मतलब है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होता है, जिससे ब्याज दरें कम हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था में उधारी और खर्च बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम अपने नाम पर जारी चेक को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमेशा यह जांचता है कि चेक क्रॉस किया गया है या नहीं। ऐसा क्यों किया जाता है? विकल्प, यह सुनिश्चित करता है कि पैसा केवल उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है।
यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चेक जारी करने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि चेक भुनाया गया है या नहीं। बैंक इस पर जोर देता है कि केवल तब तक पार्टी तुरंत भुगतान चाहती है और वह भी केवल नकद में। यह आरबीआई का निर्देश है कि 10,000 की राशि के सभी चेक केवल तभी स्वीकार किए जाएं जब वह क्रॉस किए गए हों या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है, यह सुनिश्चित करता है कि पैसा केवल उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जिसे चेक जारी किया गया है। स्पष्टीकरण। जब एक चेक क्रॉस किया जाता है तो उसका मतलब है कि चेक के ऊपरी बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती है। यह क्रॉसिंग निर्देश के रूप में कार्य करती है कि चेक को सीधे बैंक के काउंटर पर नकद नहीं किया जा सकता, इसके बजाय इसे बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। पहला, धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा। चेक को क्रॉस करना सुरक्षा की एक परत जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही व्यक्ति जिसके नाम पर चेक है इसे बैंक खाते में जमा कर सकता है। इससे चेक के दुरुपयोग या किसी और नकद किए जाने का जोखिम कम हो जाता है। दूसरा, अनुमोदन की आवश्यकता। यदि चेक क्रॉस किया गया है तो आमतौर पर इसे प्राप्त करता है जिसके नाम पर चेक बनाया गया है को सीधे नकद करने के बजाय अपने बैंक खाते के माध्यम से जमा करना आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि सही तरीके से दर्ज की गई है और उसका पता लगाया जा सकता है। नियामक अनुपालन। जबकि विशिष्ट नियामक क्षेत्राधिकारी के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, चेक को क्रॉस करने की प्रथा व्यापक रूप से एक मानक बैंकिंग प्रोटोकॉल के रूप में स्वीकार की जाती है जिसका उद्देश्य भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों की सुरक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग संचालन से संबंधित नहीं है? रेपो दर, प्राइम लैंडिंग दर, भूमि रेखा, कॉर्पोरेट वित्त, नकद आरक्षित अनुपात। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, भूमध्य रेखा। स्पष्टीकरण। रेपो दर यह वह दर है जिसपे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, आमतौर पर मौद्रिक नीति और तरलता प्रबंधन के संबंध में उपयोग किया जाता है। प्राइम लैंडिंग रेट यह वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे क्रेडिट योग्य ग्राहकों से वसूलते हैं। यह अर्थव्यवस्था में ऋण और ब्याज दरों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। कॉर्पोरेट वित्त वित्त का ये क्षेत्र निगमों की फंडिंग है और पूंजी संरचना से संबंधित है, जिसमें निवेश रणनीतियां और वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन शामिल है। नकद आरक्षित अनुपात यह किसी बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखना होता है, जो बैंकिंग प्रणाली में तरलता को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा जबकि यह क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा को संबंधित करता है, यह बैंकिंग संचालन से संबंधित नहीं है। यह वित्तीय अवधारणाओं या प्रथाओं से संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र को एक विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है। यह विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त कर सकता है या सकती है? विकल्प है, केवल उस देश के बैंक से, विदेश मंत्रालय से, उस देश के महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय से, एक अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर से, किसी भी बड़े 5 सितारा होटल से क्योंकि वहां कई विदेशी ठहरते हैं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है एक अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर से। स्पष्टीकरण। जब एक छात्र को ट्यूशन फीस, जीवन यापन के खर्च या विदेश में पढ़ाई से संबंधित अन्य खर्चों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो वह आमतौर पर इसे निम्नलिखित माध्यम से प्रदान करते हैं। अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर यह वित्त संस्थान या इकाइयां होती हैं जिन्हें केंद्रीय बैंक के नियामक प्राधिकरण द्वारा विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रदान कर सकते हैं जो नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सभी सरकारी प्रायोजित है। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। डी आईसीआईसीआई बैंक। स्पष्टीकरण। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक सरकारी प्रायोजित संस्था है जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक सरकारी विकास बैंक है जो मुख्य रूप से कृषि में ग्रामीण विकास गतिविधियों के वित्त पोषण और समर्थन पर केंद्रित है। राष्ट्रीय आवास बैंक यह एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जो भारत में आवास वित्त को विनियमित और बढ़ावा देता है। आईसीआईसी बैंक यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे मूल रूप से एक विकास वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन अब एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है और सरकारी प्रायोजित नहीं। सभी सरकारी प्रायोजित है। यह विकल्प गलत है क्योंकि सूचीबद्ध सभी संस्थान सरकारी प्रायोजित नहीं।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त का प्रबंधन करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक, सिडबी, नाबार्ड, सेबी, इनमें से कोई? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है नाबार्ड। स्पष्टीकरण, नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए खड़ा है, भारत में शीर्ष संस्था है जो मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने पर केंद्रित है। 1982 में कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण समर्थन के लिए स्थापित किया गया। आरबीआई भारतीय रिजर्व है, जबकि आरबीआई भारत में बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करता है और मौद्रिक नीति में भूमिका निभाता है। विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास पुनर्वित्त केंद्रित नहीं है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों का समर्थन करता है और कृषि वित्त के लिए मुख्य संस्था नहीं। सेबी सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है और उसका कृषि पुनर्वित्त में कोई भी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं। नाबार्ड न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए पुनर्वित्त करता है, बल्कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकारी पहलू को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त एक प्रबंधन करने वाली शीर्ष संस्था के रूप में सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है? बिल बाजार, कॉल मनी मार्केट, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, भारतीय स्वर्ण परिषद। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है भारतीय स्वर्ण परिषद। स्पष्टीकरण, भारत का मुद्रा बाजार मुख्य रूप से विभिन्न वित्तीय उपकरणों और संस्थानों से बना है जो आमतौर पर एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता के साथ अल्पकालिक उधार और ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। भारतीय स्वर्ण परिषद यह संगठन सोने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है और मुद्रा बाजार गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीजर दरें निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण से संबंधित है? गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण, रिवर्स मॉर्टगेज ऋण, फसल ऋण। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, गृह ऋण। स्पष्टीकरण, टीजर दरें अक्सर गृह ऋण से जुड़ी होती हैं। एक टीजर दर एक स्थायी ब्याज दर है जो एक विशिष्ट प्रारंभिक अवधि के लिए मानक बाजार दर से कम निर्धारित की जाती है। आमतौर पर उधारकर्ता को आकर्षित करने के लिए इस अवधि के बाद दर आमतौर पर एक उच्च परिवर्तनीय दर पर समायोजित होती है। गृह ऋण, कई ऋणदाता अपने गृह ऋण प्रस्तावों को संभावित उधारकर्ता के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए टीजर दरों का उपयोग करते हैं। यह उन प्रतिस्पर्धी बाजार में ऋण सुरक्षित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण, रिवर्स मॉर्टगेज ऋण और फसल ऋण, जबकि इन प्रकार के ऋणों में भी प्रचार दरें हो सकती हैं, वह आमतौर पर गृह ऋणों की तरह टीजर दरें नहीं होती हैं। टीजर दरें अधिकतर समायोजन दर प्रबंधक से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत पैसा उधार देना, क्रेडिट प्रदान करना और उस पर ब्याज कमाना है। सामान्य परिस्थितियों में क्रेडिट की मांग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से आती है: व्यक्तिगत ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और बेल आउट पैकेज, परियोजना वित्त। विकल्प है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी एक, दो और तीन, या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उत्तर है सभी एक, दो और तीन। स्पष्टीकरण, व्यक्तिगत ऋण यह बैंकों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि व्यक्ति विभिन्न कारणों से व्यक्तिगत ऋण लेते हैं, जैसे कार खरीदना, शिक्षा या वित्त पोषण करना या घर में सुधार करना। व्यक्तिगत ऋण की मांग लगातार उच्च रहती है और ब्याज से बैंक की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और बेल आउट पैकेज यह उन क्षेत्रों को दिए गए ऋण और संबंधित करता है जिन्हें आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कृषि, छोटे उद्योग आदि। सरकारें अक्सर बैंकों को उन क्षेत्र में ऋण देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकटन के दौरान बैंक प्रमुख उद्योगों को स्थिर करने के लिए बेल आउट पैकेज प्रदान कर सकते हैं जो ब्याज आय भी उत्पन्न कर सकते हैं। परियोजना वित्त, इसमें बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या विकासों के लिए धन जुटाना शामिल है। बैंक इन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करते हैं और लंबे समय तक ब्याज के रूप में स्थिर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। आवश्यक निवेश के पैमाने को देखते हुए परियोजना वित्त बैंकों के लिए ब्याज कमाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, कई बैंकों ने
अपनी सहायक कंपनियां शुरू की हैं जो पूरी तरह से उनके स्वामित्व में है। बैंक सामान्यतः निम्नलिखित में किस व्यवसाय के लिए सहायक कंपनी शुरू करते हैं? होम लोन व्यवसाय, बीमा पॉलिसी बेचने के लिए, ऑनलाइन संचालन या इंटरनेट बैंकिंग व्यवसाय नियंत्रित करने के लिए। विकल्प है केवल एक, दो, तीन, सभी एक, दो, तीन या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सभी एक, दो और तीन। स्पष्टीकरण, होम लोन व्यवसाय। कई बैंक सहायक कंपनियां स्थापित करते हैं जो होम लोन प्रदान करने में विशेषज्ञ होते हैं। यह उनसे इस विशेष बाजार खंड पे ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिसे वह अनुकूलित उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए बैंक अक्सर बीमा क्षेत्र में सहायक कंपनियां या उद्यम बनाते हैं। यह सहायक कंपनियां बैंकों को उनके बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ बीमा उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देते हैं जिससे वह अपने मौजूदा ग्राहक उधार का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन संचालन या इंटरनेट बैंकिंग व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए कुछ बैंक अपने डिजिटल संचालन या इंटरनेट बैंकिंग को प्रबंधित करने के लिए सहायक कंपनियां बनाते हैं। यह विभाजन बेहतर ध्यान, नवाचार और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं से संबंधित नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशात्मक सिद्धांतों का समुच्चय या अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास लाने के लिए इसे अपनाई गई प्रक्रिया जो धन की आपूर्ति, धन की उपलब्धता, धन की लागत और ब्याज दर आदि को नियंत्रित करती है को सामान्यतः क्या कहा जाता है? विकल्प है देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार का बजट, लाभ और हानि खाता, बैंक की व्यापार नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। स्पष्टीकरण, मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति, ब्याज दरों, क्रेडिट की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कार्य को संबोधित करता है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रा को स्थिर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। केंद्रीय बैंक निर्देश जारी करता है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए विभिन्न उपकरणों को अपनाता है जैसे कि खुले बाजार संचालन, आरक्षित आवश्यकताएं और ब्याज दर समायोजन। सरकार का बजट यह सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना को सम्मिलित करता है जिससे उसकी आय और व्यय का विवरण होता है और यह सीधे धन की आपूर्ति या ब्याज दर को नियंत्रित करने से संबंधित नहीं। लाभ और हानि खाता एक वित्तीय विवरण है जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान अर्जित राजस्व, लागत और व्यय को संक्षेप में प्रस्तुत करता है जो किसी व्यवसाय की लाभप्रदता को दर्शाता है, लेकिन यह मौद्रिक नियंत्रण संबंधित नहीं। बैंक की व्यावसायिक नीति जबकि बैंकों की व्यावसायिक नीतियां होती हैं, यह आमतौर पर बैंकिंग के परिचालन पहलू संबंधित होती हैं, ना कि व्यापक मुद्रा नीति से। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह विकल्प गलत है क्योंकि विकल्प ए प्रश्न में वर्णित अवधारणा को सही ढंग से वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉल मनी बाजार में धन एक दिन के लिए और 14 दिन की अवधि के लिए बिना किसी संपर्क सुरक्षा के उधार दिया जाता है। वेन्स एंड मीन्स एडवांसेस वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य भंडार रखने के लिए किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल राज्य सरकारों द्वारा 1 वर्ष तक की निश्चित अवधि के लिए जारी किए गए वचन पत्र। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन या उपरोक्त सही। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है केवल एक। स्पष्टीकरण कथन एक। कॉल मनी बाजार में निधियां एक दिन के लिए और 14 दिन की अवधि के लिए बिना किसी संपर्क सुरक्षा के उधार ली जाती हैं और दी जाती हैं। सही। कॉल मनी बाजार में बहुत कम अवधि के लिए उधार और उधारी शामिल होती है, आमतौर पर रात भर से लेकर 14 दिनों तक, और आमतौर पर बिना संपार्श्विक के संचालित होते हैं। कथन दो। वेज एंड मीन एडवांस वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनिवार्य भंडार बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। गलत। वेज एंड मीन एडवांसेस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को नकदी प्रवाह संतुलन को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनिवार्य भंडार बनाए रखने के लिए ऋण नहीं है। कथन 3। ट्रेजरी बिल राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष तक की निश्चित अवधि के लिए जारी किए गए वचन पत्र हैं। गलत। ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि राज्य सरकार द्वारा। यह आमतौर पर 91, 182 दिन और 364 दिनों की परिपक्वता वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। पहला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि आरबीआई द्वारा सार्वजनिक और बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। आरबीआई संस्था अवधि के अंत में सभी अविकसित स्टॉक या सरकारी ऋण खरीदता है। तीसरा,
आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की ऐसी खरीद केवल एक आंतरिक व्यवस्था है जो वास्तविक बाजार खरीद नहीं। विकल्प है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, उपरोक्त सभी सही। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही है। स्पष्टीकरण करता नहीं। खुला बाजार संचालन का अर्थ है आरबीआई द्वारा जनता और बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। सही। यह खुला बाजार संचालन की सही परिभाषा है। आरबीआई ओएमओ का संचालन करता है ताकि धन की आपूर्ति को किया जा सके, ब्याज दर को प्रभावित किया जा सके, सरकारी प्रतिभूतियों खुले बाजार में खरीद कर बेचकर। कथन दो, आरबीआई सदस्यता अवधि के अंत में सभी अविकृत स्टॉक या नए सरकारी ऋण खरीदता है। गलत। जबकि आरबीआई ओएमओ के हिस्से के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों खरीद सकता है, यह स्वचालित रूप से सभी अविकृत स्टॉक नए सरकारी ऋण नहीं खरीदता है। अविकृत स्टॉक की खरीद एक अलग व्यवस्था होगी और ओएमओ के तहत मानक अभ्यास नहीं। कथन तीन, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की ऐसी खरीद केवल एक आंतरिक व्यवस्था है और वास्तविक बाजार खरीद नहीं। गलत। खुला बाजार संचालन वास्तविक बाजार लेन देन है, जबकि आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, बेचता है तो बाजार में भाग लेता है और लेन देन अर्थव्यवस्था में तरलता और ब्याज दर को प्रभावित करता है। हमने यहाँ प्रश्नों को देख लिया है। अब हम बात करें समरी या सारांश की। हमने देखा भारत में वाणिज्यिक पद जारी करने की पात्रता, यूनिट बैंकिंग के लाभ, मिश्रित बैंकिंग की परिभाषा, कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा, बैंकिंग में क्रॉस सेलिंग, बैंकिंग में प्रत्यक्ष लेन देन, मध्य अवधि नोट, कार्यक्रम का उद्देश्य, बेसल तीन स्तंभ, पूंजी पर्याप्त अनुपात, सीआरआर जोखिम प्रकार, बेसल समिति पूंजी समझौते की स्थापना का वर्ष, टीयर 1 पूंजी घटक, विस्तारवादी ओपन मार्केट ऑपरेशंस नीति, चेक क्रॉसिंग का उद्देश्य, बैंकिंग संचालन से संबंधित शब्द नहीं, शिक्षा के लिए विदेशी मुद्रा अधिग्रहण सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन नहीं है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष संस्थान भारत के मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है, टीजर दरों के ऋण। फिर हम देखा मुख्य क्रेडिट मांग स्रोत, बैंक सहायक कंपनी का उद्देश्य, मौद्रिक नीति की परिभाषा, कॉल मनी मार्केट और अन्य सही कथन, खुला बाजार संचालन के बारे में सही कथन। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर का समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।